सबसे पहले मेजर राघव गुप्ते सर। राघव गुप्ते सर सबको पता है और सर्जन थे। पिन पॉइंट स्टडी थी सर की। जब भी आयुर्वेद के बारे में चर्चा होती थी तो सर हमें आयुर्वेद का महत्व बताते थे। सर थर्ड ईयर में थे। मैं हमेशा सर की एक बात बताता हूँ कि सर थर्ड ईयर में जब थे सर तो हम सर पुस्तक पढ़ रहे थे सुश्रुत संहिता, तो उसमें सुचरिंग के लिए, नेचुरल सुचरिंग के लिए वहाँ पे बड़े बड़े एंड्स का यूज़ करना ऐसा उल्लेख आया है। तो सर ने भी वो घर पे थर्ड ईयर में उपक्रम किया था और बड़े बड़े फ्रॉग लेके उस पर वो एंड्स फ्यूचरिंग के लिए कैसे यूज़ करना है उसका वो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था। वो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा था। उसके बाद में सर सर्जरी की तरफ आए थे। तो तब से मुझे लगता है कि 2015 तक सर जाने तक सर आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते थे। बहुत सारे अलग अलग कॉलेज में सर अलग अलग आयुर्वेद का प्रसार करने के लिए आगे काम करते थे। तो उसमें बहुत सारे जैसे कि HIV में आयुर्वेद है, इम्यूनिटी के लिए आयुर्वेद है, किडनी फेल्यूर में है, कैंसर में आयुर्वेद है। सर का सबसे ज़्यादा अच्छा रिसर्च जो है हेपेटाइटिस बी में आयुर्वेद का वर्णन वहाँ पे है। पोस्ट सर्जिकल वुंड में आयुर्वेद कैसा करना है, ये सब सर के जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च सर के हुए वाले हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हम आजकल देखते हैं कि पूसवन विधि है। तो पूसवन विधि 100% काम करती है कि नहीं, ये एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी सर ने किया था और 111 लोगों कपल्स पे करके वो एम्ब्रियोलॉजिकली कैसे काम करती है, जेनेटिकली कैसे काम करती है, इसका सर ने शोध निबंध वहाँ दिया था। उसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र में फेमस हुए थे। जैसे कि जीन्स चेंज होते हैं, ये आयुर्वेद के हिसाब से बताने का सर काम कार्य करते थे। जैसे शुक्र शोधन गण में आया हुआ कदम्ब है। अब सब मेरे स्टूडेंट को पता है कि हम जेनेटिक डिसीज पे ज़्यादा काम करते हैं आजकल। सर का जो कार्य था हीमोफीलिया पे सर ने काम किया था। माँ और मदर और फादर दोनों भी हीमोफीलिया है उनको। एक जीन पे जो रिसेसिव जीन पे वो रहता है जीन, तो वहाँ पे सर ने कोई भी बच्चे को ना हो हीमोफीलिया, इस पे एम्ब्रियोलॉजिकली काम किया था। तो उसका इस्तेमाल तब सर ने किया था और वही आजकल हम कर रहे हैं। तो बहुत सारे सर का विद्याकर्म अग्निकर्म नहीं, बहुत सारे टेक्निक सर की थी। भलाता का उपयोग भी कैंसर में था, सर का कार्य था। वो काफ़ी अच्छी तरह से सर करते थे। जैसे ओपन वुंड में भी, ओपन वुंड कैंसर में भी सर भलाता का इस्तेमाल करते थे। और केमोथेरेपी जैसे ही भलाता का कार्य सर का बहुत ज़्यादा फेमस था। तो बहुत सारा सर का कार्य था। और जो विद्याकर्म अग्निकर्म है, ये क्विक एंड फास्ट ट्रीटमेंट है, सबको पता ही है। और ये हर एक प्रकार से अलग अलग तरीके से कैसे यूज़ करनी है, ये हमने गुप्ते सर से ही सीखा है। तो आज सर को नंदन करके मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। नेक्स्ट, आज का टॉपिक जो है ना बहुत ही अलग है। गुप्ते सर कहते थे कि जब आप 1000 लोगों को कोई चिकित्सा सक्सेसफुली जब तक करते नहीं तब तक बताना नहीं कि हमने किया है। खाली एक पेशेंट पे आप कर रहे हो और एक पेशेंट के रिजल्ट आप दे रहे हो और पूरे दुनिया को बता रहे हो, तो ये गलत है। सर तो 5000 बोलते थे। जैसे कि अग्निकर्म अपुनर्भूत चिकित्सा है, लेकिन वो 100% हम कैसे बोल सकते। तो सर ने उस पर काम किया था। सीधा सबसे ज़्यादा अग्निकर्म कौन से व्याधि में होता है, कॉर्न में होता है। सर ने कॉर्न के पेशेंट लिए और कॉर्न पे अग्निकर्म किया। उन पेशेंट को 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद लेटर लिखा, भाई तेरे को मैंने अग्निकर्म किया था ये दिन। तो वो अभी कैसा है। वो 100 लेटर जो भेजे थे उसमें से 88 लेटर हमारे पास है अभी भी, कि उन्होंने कहा लेटर में आए वापस भेजा है कि हमें फिर से कॉर्न नहीं हुआ। तो कॉर्न करते समय लोह शलाका से करना है, ताम्र से करना है, या रौप्य शलाका से करना है, या स्वर्ण शलाका से करना है, कौन सा अपनॉर्मल है, इतना डेट में सर का कार्य था। तो जब तक हम 100,000 पेशेंट पे काम नहीं करते तब तक बताना नहीं। तो गुप्ते सर चले गए थे और हम कार्य कर रहे थे। तो मानस विकार के पेशेंट आते थे, ऑटिज्म आता था, उन्माद वाला आता था। मुझे याद है मैं सर के पास था तो एक सीमा देशमुख नाम की पेशेंट थी। मेरी पहली लाइफ की मानस रोग की पेशेंट थी, सिजोफ्रेनिक पेशेंट थी एंड एक्टिव सिजोफ्रेनिया में आई थी। इतना ज़्यादा संशय था, इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी। हम जैसे कहते कि पित्त जुम्मात उसके बॉडी पे वो कपड़ा भी रखने नहीं दे रही थी, इतना ज़्यादा एग्रेवेट स्टेज में था। और मैंने फ्राइडे को सर के यहाँ पे उसको विद्याकर्म करते समय देखा और सैटरडे संडे में विजिट को गया था नांदेड़
मंडे को आने के बाद वो एकदम से नाखून बैठी थी। तो मैंने उसका कम से कम 1 घंटा उसकी पूरी हिस्ट्री ली थी कि तूने सेडेटिव तो नहीं लिए, तूने ट्रैंक्विलाइजर तो नहीं लिए, एंटी डिप्रेशन तो नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिया, तो 2 दिन में ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो संभव ही नहीं है। जब हमने विद्याकर्म अग्निकर्म शुरू किया था वही गोपटे सर जाने के बाद, तो हम नांदेड़ में या बाकी जगह पे बताते थे लोगों को कि अरे हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, हम विद्याकर्म तो जा रहे हैं। लोग ऐसा बोलते थे पागल है क्या तू, एक निडल से ऐसे कैसे हो सकता है? 2014-15 की बात, 13-14-15 की बात। तो हम करने लगे। एक बार वही लोग जो हमारे सीनियर वगैरह थे वो ओपीडी देखने को आए। तो ओपीडी देखते समय तो एक हॉल में 150 लोग बैठे थे वेटिंग के लिए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो वो भीड़ देख के उनको लगा कि हाँ विद्याकर्म कुछ काम कर सकता है, हम देखेंगे। और ऐसे ऐसे बढ़ते गया। और वैद्य राघव सर के जो कार्यक्रम होते थे 1 साल बाद, वो कार्यक्रम में हम विद्याकर्म अग्निकर्म बताते गए। और एक्यूरेट पोजीशन सर भी ऐसा करते थे, न मम एतत्, वैसे की वैसे बताते थे। तो उससे कई व्याख्यान होने के बाद आज विद्याकर्म अग्निकर्म बेस्ट पेन मैनेजमेंट टेक्निक है ऐसा इस्टेब्लिश हो चुका है। लेकिन हमें पता था कि सिर्फ पेन मैनेजमेंट तक ये नहीं है। हम अभी क्या क्या करते हैं, ओपीडी में पीसीओडी के पेशेंट पे काम करते हैं। पीसीओडी विद्याकर्म से 100% जाता है, बच्चों को सिखाते हैं। थायराइड 100% जाता है, जो हमें बाकी की ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, हमें एंजियोस्पर्म जैसे काम करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा हिडन टॉपिक जो था, जो मानस विकार था। मानस विकार बाहर लाना है तो कैसे लाए, बताए तो कैसे बताए, क्योंकि तब तक तो मुझे तो खुद को एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो वैद्य गोपटे मैडम थे तब, तो मैडम से कहा मैंने कि मैडम ऐसा ऐसा है और ये हम इतनी अच्छी तरह से रिजल्ट दे सकते हैं और इतने बच्चे सफ़र करते हैं, तो ये एक्चुअली एक्सपोज होना चाहिए, ये कैसे करना चाहिए। मैडम ने कहा कि आप काम करते जाओ, आपके जब तक 1000 पेशेंट नहीं होते तब तक आपको एक्सपीरियंस है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। तो अभी हमारे पास 1500 से भी ज़्यादा ऊपर रुग्ण है ऑटिज्म सेरेब्रल पाल्सी के, जिनके ऊपर हमने काम किया है 5-7 सालों में, और 100% सक्सेसफुली काम वहाँ पे होता है। तो जो लास्ट ईयर में अक्टूबर नवंबर में वैद्य राघव गोपटे सर की पुण्यतिथि थी, तो उनके वो अवसर में हमने ये टॉपिक एक्सपोज किया ताराचंद हॉस्पिटल में। और उसके बाद में पूरे इंडिया में हम ये कार्य जो कर रहे हैं वो बताते हैं। तो ये बताते समय एक ही है कि धीरे आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। हमारे मनो का दोष क्या रहता था पहले कि आयुर्वेद ऐसे व्याधि में काम नहीं करता। अगर हमारे घर में किसी को सीपी ऑटिज्म होता है तो हम भेज देंगे एलोपैथी के पास, उनका राय लेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में जितना है, अब सब तो आयुर्वेद छात्र है, आपको पता ही है, लेकिन आयुर्वेद में जो रिजल्ट है वो कोई भी शास्त्र में नहीं है। वहाँ पे सिर्फ ट्रैंक्विलाइजर, एंटी डिप्रेशन ऐसे यूज किए जाते हैं, लेकिन ठीक होना जो आयुर्वेद में कहा गया है वो आयुर्वेद में ही हमें ऐसे विकार में देखने को मिलता है। तो हमारे बुद्धि के दोष दूर करना है कि ये ठीक नहीं होते, ये बच्चे सब ठीक होते। मानस विकार में आयुर्वेद काफ़ी अच्छी तरह से काम कर सकता है। धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीखने के लिए या समझने के लिए धैर्य लगता है। जैसे अभी मैं सुबह स्टूडेंट को कह रहा था कि आप सभी लोगों को 1-1 साल हुआ है, कुछ स्टूडेंट को सीख रहे हैं या कुछ लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन उनको भी स्टूडेंट ऐसे विकारों में रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो धैर्य नाम की चीज़ जो वो कम हो रही है। क्योंकि विद्याकर्म अग्निकर्म क्योंकि रिजल्ट देता है 1-1 दिन में, बाकी सब में रिजल्ट आते हैं, तो इनमें ही रिजल्ट आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-2, 3-3 महीने लगते हैं। तो अभिमन्यु जैसा नहीं बनना है, जैसे रिजल्ट आने की शुरुआत चलती है लेकिन एंड कैसे करना है ये भूल जाते हैं, तो वो भी आज सीखना है हमें। और जो वात पित्त कफ प्रकृति के दोष रहते हैं वो आलस से जो है, आज अगर खाना खा के आए हो तो बाजू में रखना है, क्योंकि ये बार बार ऐसी बातें एक्सपोज करने का मौका नहीं मिलता है। विद्याकर्म अग्निकर्म मुझे लगता है कम से कम ये हर एक साल में 150 व्याख्यान कर रहे हैं हम अभी यही महीने में मुझे लगता है 6-7 बार अभी व्याख्यान दे चुके हैं और अभी भी देना है। तो ये क्यों है, क्योंकि इसका जो व्याप्ति है ये विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। आयुर्वेद के विद्यार्थी आयुर्वेद को आना, यही पहला एम लगता है मुझे कि आयुर्वेद के विद्यार्थी आयुर्वेद के लिए आना चाहिए, नहीं तो एमपीएससी है, यूपीएससी है या जॉब है इसमें अटक जाते हैं। आजकल सीएचओ में भी अटक रहे हैं,
आयुर्वेद को आना चाहिए, ये एम है। और ये जब तक मैजिक नहीं दिखता, रिजल्ट नहीं दिखता, या सबसे ज़्यादा कि जब तक प्रैक्टिस नहीं चलती, पैसा नहीं मिलता, तब तक आयुर्वेद के विद्यार्थी आयुर्वेद को आ जाएंगे ऐसा नहीं लगता है। तो ये विद्याकर्म अग्निकर्म जो है ये सपोर्ट करता है प्रैक्टिस के लिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ये जो व्याधि रहते हैं मानसिक विकार, ये क्योर करने के लिए पीछे हम कभी देखते नहीं थे पहले, या हमें कभी कॉलेज में देखा नहीं था, इसीलिए ये पीछे है। आयुर्वेद में अगर कोई डिप्रेशन में है तो योगा प्राणायाम ये सब बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। द्रव्य भी बहुत सारे हैं, वो भी अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन जो बूस्ट चाहिए, जैसे हम कोई गाड़ी चला रहे हैं और हमें स्पीड चाहिए तो नाइट्रोस लगाते हैं, तो ये विद्याकर्म अग्निकर्म वो नाइट्रोस जैसा काम करेगा वहाँ पे। और साइकोसोमेटिक जो डिसऑर्डर्स है, जिसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते समय हमें बहुत कम वैसे मिलते हैं, जैसे कि आर्थराइटिस के मिलेंगे, इन्फर्टिलिटी के मिलेंगे, लेकिन सेरेब्रल पाल्सी का कोई हॉस्पिटल है आयुर्वेद का, ऐसे हम बहुत कम जगह पे मिलता है, बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन उसके ऊपर फोकस कम लगता है। तो इसीलिए हमें ये आज का व्याख्यान रखा है। नेक्स्ट, हमें प्रैक्टिकली हम जब पेशेंट देखते हैं तो हमें पेशेंट देखने में कौन कौन से आते हैं कि जब बेबी का बर्थ होता है तो वहाँ पे अगर हाइपोक्सिया हुआ तो एचआई डेवलप होता है, उसके बाद में सेरेब्रल पाल्सी जैसे सिम्टम आते हैं, एलोपैथी में लेबल लगाया जाता है कि डिलेड माइलस्टोन है, इसको आप ऐसे ऐसे फिजियोथेरेपी करना है या ये थेरेपी करना है। ऑटिज्म के हमें बच्चे मिलते हैं, सब फिजिकली एनाटॉमिकली एकदम करेक्ट रहते हैं, लेकिन वो बिहेवियर में कम पड़ जाते हैं। एंसेफेलाइटिस के मिलते हैं, पहले तो बच्चा अच्छा जन्मा था, काफ़ी अच्छा था, 5-6 साल अच्छा था, बाद में फीवर हो गया या कुछ तो एंसेफेलाइटिस हो गया, और उसके बाद फिर से सेरेब्रल पाल्सी या ऐसे सिम्टम आने लगे। एडीएचडी बहुत ज़्यादा आजकल मिलता है, पोस्ट कोविड एडीएचडी में बहुत ज़्यादा बढ़ता आया है। डिलेड माइलस्टोन्स है, ये सब के कॉमन सिम्टम में आता है। दिखता तो है लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है या लर्निंग नहीं करता है, सुनता है लेकिन क्या सुना है उसको एनालाइज नहीं कर पाता है। ऐसे भी बहुत सारे स्टेजेस वाले हमें मिलते हैं। एज 1 साल से हमें 80 साल तक पेशेंट मिलते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस वाले मिलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन वाले मिलते हैं, डिप्रेशन वाले मिलते हैं, बहुत सारा मानसिक विकार में हमें आजकल पेशेंट फेस करने पड़ते हैं। तो जो ये सब पेशेंट में मेडिसिन जो दिया जाता है वो सिंपल एंटी डिप्रेसेंट, स्लीपिंग पिल्स या सम विटामिन या प्लासिबो ट्रीटमेंट, इतना ही वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकेशन यूज़ किया जाता है, या कुछ ट्रंक्विलाइजर्स आजकल आ रहे हैं वही यूज़ किए जाते हैं। ये डिप्रेसिव मेडिसिन है, सेडेटिव मेडिसिन है, एक्टिवेट करने की मेडिसिन या उसको ठीक करने की मेडिसिन की कैटेगरी में ये नहीं जाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि आंखों के लिए कुछ तकलीफ हो जाएगी तो वहाँ पे सर्जरी करेंगे, वहाँ पे अलग अलग से स्पेक्टेकल्स लगाएंगे, लेकिन वो विजन या इंद्रिय पे कर्म करने के लिए चिकित्साएं उपलब्ध एलोपैथी में नहीं है। करने के लिए भी वैसे है, वहाँ पे कॉक्लियर इम्प्लांट हो जाएगा, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, 5 लाख का भी इंस्ट्रूमेंट आता है, हियरिंग एड्स आते हैं, लेकिन वो इंद्रिय ठीक करने के लिए एलोपैथी में चिकित्साएं का शोध नहीं होता है या वर्णन नहीं होता है। आयुर्वेद ये सब करवा के देता है, और उसमें ये जो विद्याकर्म अग्निकर्म फीडिंग या बूस्टिंग थेरेपी जैसे हमें काम में आता है। तो ये अगर हम पढ़ते हैं तो इनका ये सब व्याधियों का वर्णन हमें आयुर्वेद में अलग अलग व्याधियों में मिलता है। उन्माद में मिलता है, अपस्मार में मिलता है, मनोशोधन दृष्टि में मिलता है, वैचित्र्य ग्लानि ज्वर में मिलता है, विषाद विभ्रम ग्रह बाधा, ऐसे बहुत वात व्याधि में बहुत जगह जगह पे ये अलग अलग जगह पे वर्णन आया है। विष बाधन में भी आया है, सब जगह पे मानव विकार के लक्षण हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो ये सब संकलित करके हम आयुर्वेद चिकित्सा करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग पॉइंट जो है हम आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, विद्याकर्म करते समय बेसिक सिंपल उसका वर्णन आया है, कैसे करना है। सुश्रुत शालिष्टान 8वां अध्याय, वहाँ पे जगह फिक्स आई है कौन से व्याधि में है। जैसे एग्जांपल दूंगा कि नासा विकार है तो नासा अग्रे वेदित ऐसा आया है, उन्माद है तो उन्माद का वेदन कर्म आया है, अपस्मार का वेदन कर्म आया है, वात
रक्त व्याधि है तो वात रक्त में वेदन की जगह आई है। जैसे मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूँगा कि विसर्प व्याधि है। विसर्प मीन्स हर्पीज जैसे लक्षण रहते हैं, तो वहाँ पे रक्तमोक्षण करते समय हम कॉलेज में ऐसा देखते थे कि वो जहाँ पे लगा है विसर्प आया है वहाँ पे जलों का लगाएंगे, वहाँ पे लेप दे देंगे, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन एक साल 2 साल में भी वो कंप्लीट या कुछ ना कुछ रेमिनेंट रहता था। तो जब पढ़ रहे थे तो सुश्रुतशयतन 8 में आया है कि विसर्प जैसे व्याधि में रक्तमोक्षण करने की जगह जो है क्षिप्रमर्म से ऊपर 2 अंगुली वहाँ पे है। तो हमने सोचा नहीं विसर्प तो इधर आ रहा है और क्षिप्रमर्म के ऊपर क्यों दिया है ग्रंथ में। हमने क्षिप्रमर्म के ऊपर 2 अंगुली युद्धकर्म करना शुरू किया कि जो विसर्प छूट नहीं रहे थे या 10-10 दिन लग रहे थे वो एक दिन में जा रहे। तो ग्रंथ का स्थान निश्चिति जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। युद्धकर्म बताते समय मैं हमेशा हर व्याख्यान में बताता हूँ कि विद्या कर्म के लिए स्थान निश्चित है। रक्तमोक्षण अध्याय में विद्या कर्म का जो हम बेसिक मानते हैं, सुश्रुतशयतन 8वें अध्याय में हर जगह पे हर व्याधि के लिए रक्तमोक्षण विद्या कर्म की स्थान निश्चित है, वो हमें याद होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने 3 पॉइंट बोल दिए, आप 3 पॉइंट पे विद्या कर्म कर लो आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जैसे हम कहते हैं कि अब 10 लोगों को बुखार आया है, 10 लोगों को हम अगर सूर्य सूत्र कर देंगे तो बुखार कम होगा, नहीं होगा। हर एक की संप्रति अलग है, पुरुषम वीक्ष है। वैसे ही यहाँ पे भी है पुरुषम वीक्ष, व्याधि वीक्ष। हमें वहाँ पे विद्या कर्म अग्नि कर्म का विचार करना है। अब ये सब आया है सुश्रुत संहिता में। अग्निकर्म जब विचार करते हैं तो अग्निकर्म का एक ही तत्व है, अत्यग्रशूलित है। जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वेदना है वहाँ पे दहन कर्म करना है, जहाँ पे वेदना नहीं वहाँ पे दहन कर्म नहीं करते। या हमें वो मांस भाग निकालने के लिए वो एकदम सिंपल है, लेकिन विद्या कर्म के लिए स्थान निश्चित है। विद्या कर्म करते कैसे सबको पता है। 26 नंबर की नीडल इस्तेमाल करते, 24 भी कर सकते। ध्यान में रखना है नीडल जो है फॉलो होनी चाहिए। एक्यूपंक्चर की नीडल यहाँ पे काम में नहीं आती। ये जो नीडल है यही नीडल है सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं। यही क्यों करते हैं तो यहाँ पे जो विद्या कर्म आया है तो उसका कितने डेप्थ में करना है इसका वर्णन है। जैसे वंशधर कला हमारी एक व्रीहि है, व्याधि के अनुसार वहाँ पे हमें कहाँ पे वेदन कर्म करना है, कितने डेप्थ में जाना है वो देख के करते हैं। तो उसका जो नेक्स्ट वर्णन है वो व्रीहि के हिसाब से आता है। जो चावल रहते हैं बड़े बड़े तो उसके 1 व्रीहि, 2 व्रीहि, 3 व्रीहि, अर्ध व्रीहि, इसके हिसाब से वर्णन आया है व्याधियों में। तो वो व्रीहि में एक चावल है वो 11 से 13 mm लंबा रहता है, और वो जो मैंने अभी नीडल बताई है वो भी 11 mm की रहती है। तो यही नीडल हमें काम में आती है। अग्निकर्म जो है, अग्निकर्म करते समय पता है दाह चिकित्सा है, अपनोर है, अत्यग्रशूलित है और शस्त्र क्षार अग्नि। अग्नि श्रेष्ठ है, चिकित्सा से काम नहीं हो रहा है शस्त्र से करो, नहीं तो क्षार से करो, नहीं तो अग्निकर्म से करो। विद्या कर्म करते समय जगह फिक्स है। अग्निकर्म के लिए क्या है, अत्यग्रशूलित है। नेक्स्ट उपकर्म सबसे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सुवर्ण शलाका, यही सुवर्ण शलाका ज्यादा से ज्यादा काम में आती है। सुवर्ण शलाका जो है 14 कैरेट है, बेसिक है, बेसिक में बता रहा हूँ कुछ। 18 कैरेट भी रहती है, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 mm थिक रहती है, और उसका एंड जो है वो 4 mm का है। ये जो एंड है यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अग्निकर्म जब हम करते हैं तो अग्निकर्म के 2-3 तत्व रहते हैं। एक पहला तत्व रहता है कि हमें जो भी अग्निकर्म करना है, अग्निकर्म से हम किस व्याधि के लिए कर रहे हैं। जैसे त्वग्गत करना है, गोदंत शलशलाका त्वग्गतानाम, इतरलवा मांसगतानाम, तैलास्तिगुणस्नेहाः क्षौत्रतैलास्तिगुणस्नेहाः संध्यास्तिगतानाम। हमें जहाँ पे अग्निकर्म करना है वहाँ पे वो अग्नि लेके जाना है। तो अग्नि ही द्रव्याश्रयेण दहति, अग्नि द्रव्याश्रय से दहन कर्म करता है। तो अग्नि जो द्रव्य में आश्रय लेने वाला है वो द्रव्य का इंपॉर्टेंस है, उसका गामित्व है। तो त्वग्गत करना है तो अलग अलग है, मांसगत करना है तो अलग अलग है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो है सुवर्ण है, वो हृदय है। और सुवर्ण ये सप्त धातु पोषक है, सप्त धातु बल्य है, तो सुवर्ण शलाका ये श्रेष्ठ आती है। और उसका जो टचिंग सरफेस है सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम हरिद्रा से अग्निकर्म करते हैं तो वो कामला में इस्तेमाल होता है, तो उसका जो टचिंग सरफेस है वो हरिद्रा रहता है, वो कामला में करना उसका इस्तेमाल होता है। तो ये सुवर्ण शलाका का टचिंग सरफेस सुवर्ण ही है। कुछ लोग आगे का ही सुवर्ण की शलाका बनाते हैं, लेकिन ये सिंपल सुवर्ण शलाका एक बार बनाएंगे तो काम में आ जाएगी। ये उन्माद अपस्मार में बहुत अच्छी तरह से हमें
सिंपल है, विद्या कर्म करते समय प्रिंसिपल तत्र सूक्ष्म विद्या शास्त्र विद्या भी अव्यक्तम असृजम सर्वे। जैसे शिराव्याध अध्याय है, शिराव्याध अध्याय मीन्स क्या है कि ब्लड मोक्शन अध्याय नहीं है, ध्यान में रखना है। हम प्रैक्टिस करते समय उसको ब्लड मोक्शन अध्याय नहीं समझते। शिराव्याध अध्याय 700 शिरा है, वातव शिरा, पित्तव शिरा, कफव शिरा, सर्वव शिरा, 700 शिरा है। तो ये 700 शिराओं का वेदन कर्म करना है तो शिराव्याध अध्याय है। तो ऐसा अध्याय हम बताएंगे। तो हर बार जब हम शिराव्याध करते हैं तो रक्त का हमें रक्त दिखना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। तो वही दर्शन ने बताया है कि सूक्ष्म शस्त्र विद्या अव्यक्तम असृजन सर्वे। ये अव्यक्त शिरा में भी यही कहा गया है। तो ये करते समय प्रिंसिपल यही है, स्नेहा देवी प्रिय योगी तथा लेखने स्नेहा करेंगे, स्वेदन करेंगे, बाकी गुरुवादी गुण है सब हम इस्तेमाल करेंगे। हमें चिकित्सा में रिजल्ट नहीं आ रहा है तो सर्व ये जो व्याधि है रक्त दोष प्रकोप जा है तो वहाँ पे आशु व्याधि शांति, आशुकारी से व्याधि अगर हमें कम करना है तो शिरावेद आपको सम्यक शिरावेद करना चाहिए। तो दमनश्च विशुद्धि दुष्ट रक्तपात आशा, ये थियोरेटिकल पार्ट है लेकिन हमें पता होना चाहिए। मैं आगे इसका इस्तेमाल कैसे करना है बताता हूँ। ये करते समय विद्या कर्म अग्नि कर्म करते समय ध्यान में रखना है, आपको ये पता होना चाहिए, एनाटॉमी पता होनी चाहिए, शरीर रचना पता होनी चाहिए। एनाटॉमी और शरीर रचना अलग अलग है। जैसे वाग्भट सूत्र स्थान में दिया है, विशुचिका में हम अग्नि कर्म करते हैं, पार्श्वी दाह करते हैं। तो वहाँ पे पार्श्वी दाह करने के बाद विशुचिका जैसी व्याधि कम हो जाती है। तो ग्रंथ में क्यों बताया है कि वहाँ पे वोमिटिंग हो रही है, वहाँ पे लूज मोशन हो रहा है, वहाँ पे मृत्यु समय तक पेशेंट जा रहा है, इतना डिहाइड्रेशन होने वाली व्याधि है, उसमें रिहाइड्रेशन छोड़ के हाइड्रेशन थेरेपी छोड़ के अग्निकर्म कहा गया। एनाटॉमी बताएगी तो वहाँ पे तो सिर्फ अस्थि है ना, वहाँ पे कैल्केनियम बोन है, वहाँ पे क्या करना है अग्निकर्म करके। लेकिन हम शरीर रचना का विचार करेंगे तो वहाँ पे अस्थि है, अस्थि मर्म है, वहाँ पे अगर अग्निकर्म करेंगे तो अस्थि धरा कला साहिब पूरी धरा कला है, अस्थि धरा कला पे अस्थि के अग्निकर्म होने के बाद अस्थि धरा कला सिकुड़ जाती है और वहाँ पे जो फ्लूइड लॉस हो रहा है वो रुक जाता है। इसीलिए विशुचिका व्याधि में हमें वहाँ पे अग्निकर्म कहा गया है। तो ये हमें शरीर रचना और एनाटॉमी का भी ज्ञान हमें होना चाहिए, दोनों भी मर्म ज्ञान होना चाहिए, कौन सा मर्म कहाँ पे है, क्योंकि वो बहुत पिनपॉइंट ज्ञान होगा तो ही हमें रिजल्ट आएगा। सरफेस एनाटॉमी पता होनी चाहिए, वहाँ पे ऊपर करते समय नीचे क्या है वो हमें पता होना चाहिए। शिराव्याध में अग्निकर्म अध्याय हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट मर्म, सबसे इम्पोर्टेंट विद्या कर्म करते समय मानस विकार में हमें ये मर्म का स्थान, ये मर्म कौन से है, जैसे वैकल्य का है, प्राण सद्य प्राणहार है या शिरा मर्म है, स्नायु मर्म है, अस्थि मर्म, ये पता होने चाहिए। भ्रूमध्य है, अपांग है, श्रृंगाटक है, शंख मर्म है, हृदय और मन, ये सब हमें पता होने चाहिए। ये पता हो गए तो मैं आगे जो जो बताऊंगा ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, हमारी बुद्धि ब्रेन में है क्या, ये प्रश्न में हम हमेशा पूछते हैं बच्चों के लिए। मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं तो मेंटल में अरे यहाँ पे ब्रेन डिसऑर्डर है ऐसा लगता है। अगर सेरेब्रल पाल्सी आ गया, बच्चा हमारे पास आ गया तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे उसको प्रॉब्लम होगा। जैसे पैरालिसिस का पेशेंट आ गया, पक्षाघात का, सबको सोचते हैं कि जैसे सीटी स्कैन या एमआरआई में आता है कि यहाँ पे उसको ब्लड क्लॉट है, यहाँ पे थ्रोम्बोसिस है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि वो वातवा व्याधि है और वहाँ पे स्नेहनम स्वेदन संयुक्त पक्षाघाती विरेचन, ये भूल जाते हैं। हमें दोषों के हिसाब से देखना पड़ता है, ऑर्गन के हिसाब से नहीं। ब्रेन ये अगर उत्तम अंग बोला है लेकिन हमारी बुद्धि ब्रेन में नहीं है, हमारी बुद्धि का वर्णन दोषों में आया है। जैसे कि प्राण में क्या गया है, बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त ध्रुव कहा गया है, ब्रेन को नहीं कहा गया। उदान बल वर्ण स्मृति क्रिया वाक प्रवृत्ति स्मृति आया है, उदान वायु का कर्म आया है। व्यान हृदय स्थित, व्यान हृदय में है, अगर हृदय का गति बदल रहा है तो व्यान वायु का संबंध आएगा वहाँ पे। साधक जो है बुद्धि मेधा अभिमान आदि अभिप्रार्थ साधना, ऐसा साधक है। तो एक दोषों का समझना है हमें, चिकित्सा करते समय ब्रेन बाजू में रख के वो दोष देखना है। हर एक पेशेंट में दोष जब तक देखोगे नहीं तब तक समझना नहीं आता। जैसे मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, पेशेंट आया है ऑटिज्म का आया है तो डिफरेंशिएट करो, वातजाटिज्म है, पित्तजय, कफजय, उसके हिसाब से हम दोषों के पीछे लग सकते हैं और हमें इजी जाता है ट्रीटमेंट के लिए। तर्पक जो है शीरस्थ इंद्रिय तर्पणा, तो ये सब हमें ध्यान में रख के ही हमें हमेशा ट्रीटमेंट करनी है। नेक्स्ट,
वित्तकर्म शीतोष्ण स्निग्ध वृक्षादि उपक्रांताश्च एकतः सम्यक् साध्यान् न सिद्ध्यन्ति ते च रक्तप्रकोपजाः। जो जो व्याधि है शीत उष्ण रुक्ष लघु गुरु सब चिकित्साएं गुणों की चिकित्सा हम करते हैं और उससे अगर हमें रिजल्ट नहीं आता है तो समझ लेना है कि ये रक्त प्रकोप है। और देशु स्रावेतुम रक्तम, वहां पे रक्त अगर हम श्रावण करेंगे तो जो है हमें फास्ट रिजल्ट हमें मिल जाएंगे। सिंपल जो हम विद्या कर्म करते हैं, यहाँ से मैं मानस विकार की तरफ कैसे लेके जा रहा हूँ समझ लेना है। ये जो क्षिप्र मर्म है, पादस्य अंगुष्ठी अंगुले मध्ये, जैसे कल ही मैं पढ़ा रहा था, पादस्य अंगुष्ठ अंगुले मध्ये क्षिप्रम नाम तत्र विद्धस्य आक्षेपकनम मरणम च। तो पैर के जो या हस्त के अंगुष्ठी अंगुली मध्ये क्षिप्र नाम का मर्म है, वहाँ पे आघात लगने के बाद आक्षेपक आते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण को यहीं पे आघात लगा था, उनको गांधारी का श्राप था कि आपको आपकी वजह से ऐसा हुआ है, तो मेरा शाप है कि आप आपकी यादव कुल का नाश स्वयं देखोगे और वही पीड़ा के साथ। तो वर्णन है कि उनको क्षिप्र मर्म पे आघात हुआ, वो कालांतर प्राण हर मर्म है, बहुत वेदना देता है। तो ऐसी क्या बात होती होंगी जो हमारे मर्म पे आघात होने के बाद पूरे बॉडी में आक्षेपक आ रहे हैं, इतना क्या होता होगा, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। किसी को हाथ नहीं रहता तो उसको तो आक्षेपक तो नहीं आते ना, इसीलिए मर्म का जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आघात होने के बाद आक्षेपक आते हैं। आक्षेपक में वायु दृष्टि होने के बाद पूरे शरीर आकुंचन प्रसर में जाता है, अंतरायाम बहिरायाम तक पेशेंट जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्षिप्र मर्म पे आघात होने के बाद ऐसा लक्षण दिखता है, तो इसका महत्व वो इतना वायु बढ़ाने के लिए वो आघात वहाँ पे कारणीभूत रहता है। तो यही मर्म के ऊपर, क्षिप्र मर्म से ऊपर शतवय बोले वात रक्त क्षिप्र, वात रक्त विसर्प, चित्त, संसर व्यास वेद स्वाप, जो लक्षण है वायु के, संसर व्यास वेद स्वाप, सादर क्रोध वेदनम संगांग भंग संकोच वर्त अर्चन तर्जनम कंप पौरुष शौचिर शोष स्पंदन वेष्टनम, जितने सारे लक्षण हैं जो वायु के हम वेदना की निरुक्ति में लाते हैं, वो सब लक्षण अगर रहेंगे तो क्षिप्र मर्म से उपरिष्ट 2 अंगुलें हमें वहां पे वेदन कर्म करना है। इसका मानस विकार में कैसे लेके जाना है मैं बताता हूँ। यह है जिह्वा मूल का, जिह्वा रोग है, जिह्वा मूल है, जिह्वा मूल पे वेदन कर्म करना है।